sharing with you whiteboard. And remember that in today's class we are going to talk about what? In today's class we are going to talk about Augustan age. Augustan. Augustan age. This particular Augustan age, Augustan, it covers the period from 1700 to 1745. It covers the period from 1700 to 1745. ये एक डेट है जिस एज को आज हम कवर करने जा रहे हैं, उस एज का नाम है ऑगस्टन एज, और ये कब से कब तक होता है? फ्रॉम 1700 टू 1745, 1700 से 1745। इसमें हम कुछ बेसिक बातें आपको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला चीज की इस एज को, जो पहला पॉइंट है, ऑगस्टन एज इज आल्सो नोन एज एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। इट इज आल्सो नोन एज एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। It is also known as age of Alexander Pope. यू विल कम टू नो जो ऑगस्टन एज है उसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं। इसका मतलब कि अलेक्जेंडर पोप वाज द लीडिंग पोएट ऑफ दिस एज। इस एज के वो लीडिंग पोएट थे। अलेक्जेंडर पोप वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट। इन द सेंस रिप्रेजेंटेटिव पोएट मींस ही रिप्रेजेंटेड हिज ओन एज, हिज ओन इरा। उस एज का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स था वो सब उनकी पोइट्री में देखने को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि इस एज को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज द सूडो क्लासिसिज्म। The age is also known as pseudo classicism. द एज इज ऑल्सो नोन एज सूडो क्लासिसिज्म। जो एज है वह सूडो क्लासिसिज्म के नाम से जाना जाता है। व्हेन यू टॉक अबाउट सूडो क्लासिसिज्म, देन रिमेंबर दैट कि ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सूडो क्लासिसिज्म। एक्चुअली व्हाई इज इट कॉल्ड सूडो क्लासिसिज्म? इसको सूडो क्लासिसिज्म इसलिए कहा जाता है कि जो क्लासिकल एज था, दैट वाज द अल्टीमेटली द एज ऑफ होमर, दैट वाज द एज ऑफ वर्जिल, थियोक्रिटस। और वह जो एज तक किंग अगस्टस के जमाने में रोम का लिटरेचर को लेकर के बात होती है, तो वहां का जो क्लासिक लिटरेरी प्रिंसिपल्स था, दैट लिटरेरी प्रिंसिपल्स वर इमिटेटेड बाय अलेक्जेंडर पोप एंड हिज फॉलोवर्स इन 18th सेंचुरी, बट विद सम मॉडिफिकेशन। कुछ बदलाव के साथ उसको इमिटेट किया गया, इसीलिए उसको सूडो क्लासिसिज्म। सूडो का मतलब होता है प्रॉक्सी, झूठा, दिखावा। मतलब जो क्लासिसिज्म है एक उसका डुप्लीकेट रूप प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कोई ये पूछता है कि क्लासिसिज्म से क्या मतलब है, तो क्लासिसिज्म का मतलब कि द एज ऑफ होमर, द एज ऑफ वर्जिल, द एज ऑफ थियोक्रिटस, ये जो जमाना था, उस जमाने में लिटरेचर का जो तरीका था लिखने का, उसको क्लासिकल लिटरेचर कहा जाता है या क्लासिकल एज। और यह जो एज था, उस एज के या उस समय जो राजा थे किंग ऑगस्टस थे, तो किंग ऑगस्टस के समय में जो लिटरेचर डेवलप हुआ, जो लिटरेचर का लिटरेरी प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलता है, बाद में इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में इट वाज इमिटेटेड बाय हुम? इट वाज इमिटेटेड बाय अलेक्जेंडर पोप एंड हिज फॉलोअर्स। दिस इज व्हाई द एज इज आल्सो नोन एज सूडो क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म का बिगड़ा हुआ रूप है, या उसका एक तरह से डुप्लीकेट, या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें बहुत सारे बदलाव और मॉडिफिकेशन के साथ यह हमारे सामने आता। दिस इज व्हाट? दिस इज द सूडो क्लासिसिज्म। आई थिंक यू गॉट इट। किसी को कोई प्रॉब्लम है सूडो क्लासिसिज्म समझने में? जी। जी।
ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल सजेशन एंड आई विल फॉलो इट, आई विल डू। नाउ द थर्ड पॉइंट जो आपको समझना है कि मैंने एक चीज लिखा था कि वाई द एज इज नोन एज ऑगस्टन एज, इस एज को ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है? द एज इज नोन एज ऑगस्टन एज बिकॉज जो किंग ऑगस्टस थे, किंग ऑगस्टस वाज अ रोमन किंग, 4th century बीसी में वो आए थे, और यू विल कम टू नो उन्हीं के जमाने में क्लासिक लिटरेचर का फ्लरिशिंग हुआ था, उन्हीं के जमाने में होमर और लोगों का आना हुआ था। इस वजह से जो है इस एज को, चूंकि उसकी लिटरेरी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, दिस इज व्हाई द एज इज नोन एज ऑगस्टन एज। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि द एज इज नोन एज ऑगस्टन एज बिकॉज द लिटरेरी प्रिंसिपल्स द लिटरेरी प्रिंसिपल्स came flourished during the period of King Augustus, King Augustus was imitated by Alexander Pope and his followers with some modification. Again, I would like to tell you, and what is that point? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मैं फिर से पहला पॉइंट से चल रहा हूँ। आज की क्लास में जो मैं कवर कर रहा हूँ वो क्या है? आज की क्लास में जो मैं कवर कर रहा हूँ दैट इज ऑगस्टन एज, AUGUSTAN। ऑगस्टन एज का जो टाइमिंग है वो 1700 से 1745 ईस्वी तक का है। यह जो एज है किसके नाम पर रखा गया है? टाइटल इसका बता रहा है, यह एज किंग ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। किंग ऑगस्टस कहाँ के राजा थे? रोम के राजा थे। उनका टाइमिंग क्या था? उनका टाइमिंग जो था 4th century BC, ना कि AD। और इस और फिर इसका जो है इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी से क्या संबंध है? उसका जो संबंध है इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी से, उसका संबंध ये है कि उस समय जो लिटरेचर का लिखने का तरीका था, जो बड़े बड़े पोएट्स आए थे, और वो जो है किंग ऑगस्टस के लीडरशिप में वहां का लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। उसी लिटरेरी प्रिंसिपल्स को अलेक्जेंडर पोप और उनकी टीम ने फॉलो किया, अलेक्जेंडर पोप और उनके अपने लोगों ने। इस वजह से इस एज को ऑगस्टन एज कहा जाता है। इस वजह से इसी एज को अलेक्जेंडर पोप, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहा जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप वाज द लीडिंग पोएट। और साथ ही साथ इसी एज को हम सूडो क्लासिसिज्म भी कहते हैं, क्यों? चूंकि क्लासिसिज्म का एक बिगला रूप, एक झूठा रूप हमारे सामने आता था। एज इज आल्सो नोन एज सूडो क्लासिसिज्म। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द एज इज नोन एज ऑगस्टन एज, जो एज है इसको ऑगस्टन एज कहा गया, क्यों? बिकॉज द लिटरेरी प्रिंसिपल्स, जो लिटरेरी प्रिंसिपल्स फ्लरिश्ड, जो फ्लरिश्ड हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग ऑगस्टस, किंग ऑगस्टस के पीरियड में, उस चीज को जो है क्या किया गया? वॉज इमिटेटेड बाई अलेक्जेंडर पोप एंड हिज फॉलोअर्स। वह अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोअर्स के द्वारा इमिटेट किया जाता है विद सम मॉडिफिकेशन, कुछ बदलाव के साथ। इसीलिए इसको सूडो क्लासिसिज्म और आपका क्या कहा जाता है? आपका ऑगस्टन एज कहा जाता है। सो यू केम टू नो कि जिस एज को हम कवर कर रहे हैं इसके तीन नाम है। ऑगस्टन एज किंग ऑगस्टस के नाम नेम पर रखा गया है।
एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, पोएट अलेक्जेंडर पोप के नाम पर रखा गया है। उसके बाद आपका सूडो क्लासिसिज्म है। और क्यों कहा गया? क्योंकि जो क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स था वह वैसे नहीं प्रेजेंट किया गया, बल्कि उसमें तब्दीली लाई गई, बहुत सारे चेंजेस लाए गए, इसीलिए यह क्लासिक ना होकर के सूडो क्लासिक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? या जी पंडित। सेकेंड पॉइंट छूट गया है। द एज इज आल्सो नोन एज सूडो क्लासिसिज्म। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है, अब उसमें आपको यह समझना है कि इस एज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। सबसे पहला चीज, लिटरेचर में इस एज में जो जो चीजें आई हैं वो लगभग रेस्टोरेशन एज के समय में भी रही है। लेकिन इस एज में आप ये देखेंगे कि कुछ और भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या चीज है कि द एज इज रिमार्केबल फॉर, द एज इज रिमार्केबल, रिमार्केबल फॉर आयरनी, सटायर, कमा हीरोइक कपलेट, कोर्टली मैनर। सो द एज इज रिमार्केबल, जो एज है किन किन चीजों के लिए रिमार्केबल रहा है? इस एज में आपको आयरनी देखने को मिलेगा, इस एज में सटायर देखने को मिलेगा, इस एज में हीरोइक कपलेट आपको देखने को मिलेगा, इस एज में कोर्टली मैनर आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि द एज इज रिमार्केबल फॉर आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट, कोर्टली मैनर। अब उसके अलावा जब आप ये चीज देखते हैं जिसका मतलब है कि यह सब लिटरेरी डिवाइसेस रहा है, हीरोइक कपलेट भी, आयरनी भी, सटायर भी चीजें रहा है, लेकिन कोर्टली मैनर भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा विट का भी यूज किया गया। लेकिन और जो तब्दीली आती है, जो और चीजें जिसके लिए एज इंपॉर्टेंट है, वह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इन दिस एज वी फाइंड, इन दिस एज वी फाइंड मॉक एपिक, कामा सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि लिटरेचर में जो सबसे बड़ा बदलाव आया कि इंस्टेड ऑफ satirical poems या पॉलिटिकल सटायर, वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड इन दिस एज मॉक एपिक आता है। मॉक एपिक इसके पहले आपको किसी एज में देखने को नहीं मिलेगा, कितना ज्यादा एक सिस्टमेटिक ढंग से आया हुआ। तो इस एज की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इन दिस एज वी फाइंड व्हाट, मॉक एपिक, वी फाइंड व्हाट, सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। ड्रामा में आपको ये दो नई चीजें मिलेगी। याद होगा कि रेस्टोरेशन एज जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर क्या आया हुआ था? रेस्टोरेशन एज में आपका रेस्टोरेशन ट्रेजिडी या हीरोइक ट्रेजिडी, और दूसरा कॉमेडी ऑफ मैनर। लेकिन इस एज में आपको क्या होता? कुछ नई चीजें देखने को मिलती। इन दिस एज वी फाइंड मॉक एपिक, सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसके अलावा लिटरेचर में कुछ और भी तब्दीली आती है जिसे जानना जरूरी है। एक बड़ी तब्दीली आती है जिसका नाम है कि 18th century was
was the age of prose and reason। जो 18th सेंचुरी था ये 18th century was the age of prose and reason। You will come to know so many times it has been asked। या आर यू गेटिंग माई वॉइस? आवाज जा रही है? अच्छा ओके, तो 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। जो 18th सेंचुरी था यह कौन सा एज था? इट वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये बात जो कही है किसने कही है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है। एंड सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि 18th सेंचुरी, क्योंकि जिस सेंचुरी की आप बात कर रहे हैं वह 18th सेंचुरी है। हो सकता है वह 18th सेंचुरी का शुरुआती दौर रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम 45 साल तक की आप बात करें, 1700 से लेकर 1745 ईस्वी तक। तो उस 18वीं शताब्दी में जो बदलाव आता है यह शुरू में ही देखने को मिलता है, और ये कहा जाता है 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। एंड यू विल कम टू नो कि जब आप कहते हैं 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सातवां पॉइंट जो आएगा इसी से रिलेटेड, वो कौन सा चीज आएगा? सातवां पॉइंट जो आएगा उसमें हमें ध्यान में रखना है, जब आप प्रोज और रीजन की बात कर रहे हैं तो कैसे यह एज प्रोज और रीजन का एज था। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इस एज में वी फाइंड व्हाट? इन दिस एज वी फाइंड पीरियोडिकल एसे। इन दिस एज व्हाट वी फाइंड? इन दिस एज वी फाइंड पीरियोडिकल एसे। ये सातवां पॉइंट बनेगा। उसके बाद जो है एक आठवां पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इस एज में वी फाइंड जर्नल्स एंड मैगजीन। जर्नल्स और मैगजीन्स भी हम पाते हैं। अगर आपको याद होगा कि हम लोग जर्नल्स और मैगजीन्स को कैसे पा रहे हैं, रिमेंबर दैट कि वी फाइंड जर्नल्स एंड मैगजीन्स, जर्नल्स वी फाइंड मैगजीन्स। So when you say कि how do you find journals and magazines, then you will come to know we find journals and magazines because अगर आपको द स्पेक्टेटर की बात हो, अगर आपको द टैटलर की बात हो, ये दोनों क्या है? जर्नल्स रहे हैं, जो कि 1709 और 1711 ईस्वी में। तो वी फाइंड जर्नल्स मैगजीन साथ और साथ ही साथ एंड न्यूज पेपर्स भी रहे। तो वी फाइंड व्हाट? वी फाइंड जर्नल्स, वी फाइंड व्हाट? वी फाइंड मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स। ऐसा नहीं कि पहली बार न्यूज़पेपर्स आया था, लेकिन इसके बाद आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ इसका हम लोग पाते हैं फ्लरिशिंग न्यूज़पेपर्स का। तो वी फाइंड जर्नल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। हियर आई वुड लाइक टू राइट सम जर्नल्स। यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ जर्नल्स के नाम लिखना चाहता हूँ जो उस समय के फेमस जर्नल्स रहे हैं। जो जर्नल्स उस समय के फेमस रहे उसमें एक आपका द स्पेक्टेटर, SPECTATOR, द स्पेक्टेटर। एक दूसरा जर्नल जो इस समय फेमस रहा है उसका नाम है द टैटलर। एक और जर्नल जो था द आइडलर। एक और जो जर्नल है द रैम्बलर। So what I want to say, what I want to tell you, when you talk about the Tatler, the Idler, the Rambler, you will come to know कि ये सब फेमस जर्नल रहे हैं, जिसमें द आइडलर और द रैम्बलर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का रहा है, द टैटलर और द स्पेक्टेटर रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन का रहा है। फिर से मैं बता दूं कि इस एज में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है।
इस एज में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, माँ के पिक का आना, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा इस एज में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, सेंटिमेंटल कॉमेडी और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का आना, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट की इस एज में प्रोस के फील्ड में इतना बड़ा चेंजेस आया कि मैथ्यू अर्नाल्ड जो है इस एज को क्या कहते हैं कि 18th century वॉज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। यह जो एज था यह प्रोज और रीजन का एज था। यह किसने कहा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। और कैसे प्रोज में बदलाव आता है? क्योंकि हमें इसी एज में पीरियोडिकल ऐसे देखने को मिलता है, इसी एज में हमें जर्नल्स और मैगजीन्स आते हैं, न्यूज़पेपर देखने को मिलते हैं। कुछ जर्नल्स के नाम मैंने लिखे हैं, द स्पेक्टेटर जो रिचर्ड स्टील जोसेफ एडिशन, द टैटलर रिचर्ड स्टील जोसेफ एडिशन, द आइलर एंड द रैम्बलर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इसके अलावा इसी एज में एक और सबसे बड़ा बदलाव आपको मिलेगा, दैट विल बी द 10th पॉइंट। और वह बदलाव होगा क्या कि इस्टेब्लिशिंग ऑफ कॉफी हाउसेस। इस्टेब्लिशिंग ऑफ कॉफी हाउसेस। काफी हाउसेस का आना यह एक बड़ी घटना रही है कि काफी हाउसेस आया। तो यू विल कम टू नो कि इस्टेब्लिशिंग ऑफ काफी हाउसेस इट वाज अ बिग अचीवमेंट। यह अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसको आप इस नजर से या इस दृष्टि से देख सकते हैं। तो इस्टेब्लिशिंग ऑफ काफी हाउसेस ये भी एक पॉइंट रहा है जो इस एज की खासियत रही है। नंबर 11 पॉइंट जो आपको इस एज में देखने को मिलेगा, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास यह दूसरा पॉइंट है जो बहुत जरूरी है, जो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। नंबर 12, पोइट्री में जो बात की गई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहा है पोइट्री में, अगर आप देखेंगे तो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड, डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव का, मानव क्या है, उसका क्या स्वभाव है, उसको ज्यादा से ज्यादा हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, रखने की कोशिश की गई। तो व्हाट वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। डिड यू गेट इट? मैं फिर से स्लाइड को बैक कर रहा हूं। आप ये देखेंगे कि मैंने बताया कि काफी हाउस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जर्नल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। काफी हाउस के रोल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो समाज का मध्यम वर्गीय पढ़ा लिखा आदमी था, वह ज्यादातर अपना समय काफी हाउस में गुजारता था। पहले लोग अपना समय कहाँ गुजारते थे? राज दरबारों में गुजारते थे, राजाओं के बीच में। वहीं से कविता निकलती थी, राजघराने के लोगों के ऊपर कविता लिखी जाती थी। वहीं पर जो है जो पढ़े लिखे का जो समाज होता था वहां इकट्ठा होता था। लेकिन जब से मिडिल क्लास आया, तो मिडिल क्लास के पास पैसा आया, काफी हाउसेस वगैरह इस्टेब्लिश हुआ, तो जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास के लोग थे वो राज दरबारों में तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने काफी हाउस को चुना। फॉर व्हाट? फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ व्यूज। खास करके जब आप प्रोज की बात करेंगे तो प्रोज में जो रिचर्ड स्टील है, जोसेफ एडिशन है, दे ऑल स्पेंट देयर टाइम वेयर एट कॉफी हाउसेज। और वहां पर उन्होंने जो है क्या किया कि सब्जेक्ट मैटर लिया, लिखा, तमाम चीजें जो है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। कारण यह है कि जब पहले जो है अगर आप देखेंगे कि राजा के पास पैसा होता था, उनके पास शक्ति होती थी, वही जो है जिसको चाहते थे लाउरिएट पोएट चुनते थे। लेकिन जब से पैसा मिडिल क्लास के लोगों के पास आया, तब से कवि और राइटर या एसेइस्ट उन्होंने मिडिल क्लास के लोगों से भी हेल्प लेना शुरू किया और उनके बारे में लिखना शुरू किया, उनके बारे में बात करना शुरू किया। तो मिडिल क्लास का इमरजेंस एक बहुत बड़ी बात है। खास करके इसका रिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक आपका एसे है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, लेटर टू चेस्टर फील्ड करके जो है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा।
सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार पूछा जा चुका है कि पोइट्री की जो ब्यूटी है, वह ब्यूटी इस एज की क्या है? डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। उस नेचर की बात नहीं कही गई है जो रोमांटिक एज के पोएट्स में देखने को मिलती है, जो कि प्री रोमांटिक एज के पोएट्स में देखने को मिलती है। वह नेचर नहीं जो कि नेचर इज लाइक अ गाइड, नेचर इज लाइक अ गार्जियन, नेचर इज लाइक अ केयर टेकर, नर्स, और आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ पीस, काम, बाम एंड ट्रैंक्विलिटी। नो, नॉट एट ऑल। बल्कि उन्होंने किसके बारे में बात किया? डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर को लेकर के उन्होंने बात किया है। जो मानव स्वभाव है, बिलिंडा का रेप ऑफ द लॉक में प्रेजेंट करना, और ऐसे ऑन मैन, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड सो मेनी अदर पोएम्स, उसको लेकर के। तो डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। एक जो 13 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो इस एज की और एक खासियत रही है, वह क्या था? गॉथिक नॉवेल का आना। लेकिन जो गॉथिक नॉवेल है वो 1765 से देखने को मिलता है वहां पे जाकर के। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वह क्या है कि गॉथिक नॉवेल, गॉथिक नॉवेल यह एक इस एज की खासियत खासियत है ये। चौथा 14 पॉइंट जो होगा, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, FOUR। ये 18वीं शताब्दी, रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग व्हाइट बोर्ड। आई वॉज टेलिंग यू कि ये जो एज रहा किसके लिए फेमस रहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो क्या था? आई थिंक कि 18 या 17 पॉइंट पे हम लोग चल रहे थे। 17 पॉइंट डालते हैं। फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल। देखिए, जब आप फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल कहते हैं तो जो नॉवेल है वो भी प्रोज में ही लिखा जाता है, और इसीलिए इन्हीं सब चीजों को देख करके मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा था। जो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल है, इसमें से एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है, उन चारों के नाम। अभी आप नाम नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग जनरल बातें कर रहे हैं, जब एक एक पॉइंट को उठाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में एक नाम जो आता है वो किसका नाम आता है? दैट इज सैमुअल रिचर्डसन। दूसरा नाम जो आता है, हेनरी फील्डिंग। तीसरा नाम जो आता है, टोबियस स्मॉलेट। चौथा जो आता है, लॉरेंस ईस्टर। इन लोगों में से कुछ पॉइंट नोट करके है जो मैं आपको लिखवा, ये तो चारों नाम आ गया। अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में कौन लोग आते हैं, तो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में ये चार राइटर आते हैं। इन चारों राइटरों ने मिल करके ही नॉवेल को आगे बढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे दो तीन पॉइंट है जो जानना जरूरी है। वो कौन कौन से पॉइंट है, मैं यहाँ पे नोट करा करके ही लिख दे रहा हूँ। उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो जानना जरूरी है कि हेनरी फील्डिंग इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। हेनरी फील्डिंग इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। हेनरी फील्डिंग जो है किसके नाम से जाने जाते हैं? हेनरी फील्डिंग इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हेनरी फील्डिंग ने ही, अगर आप देखेंगे, उन्होंने अपने नावल को क्या नाम दिया है? उन्होंने अपने नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है। ये दूसरा क्वेश्चन जो ध्यान में रखना है। ही कॉल्ड हिज नावल
कॉमिक एपिक इन प्रोज। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ही रोट जोसेफ एंड्रयू। एक उनका नावल था जोसेफ एंड्रयू, पैरोडी ऑफ पामेला। पैरोडी ऑफ पामेला। पामेला एक नावल था जो कि हेनरी फील्डिंग का था। नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है, हेनरी फील्डिंग रोट एपिस्टेलरी नावल। जी, पामेला। PAMELA। हेनरी फील्डिंग, सॉरी, सैमुअल रिचर्डसन पे बात हो रही या हाँ, सैमुअल रिचर्डसन पे बात हो रही है थोड़ा। सैमुअल रिचर्डसन रोट एपिस्टेलरी नॉवेल। सैमुअल रिचर्डसन ने एपिस्टेलरी नॉवेल लिखा। यह जो एपिस्टेलरी नॉवेल था, यह एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि द नॉवेल इन लेटर फॉर्म। तो सैमुअल रिचर्डसन रोट एपिस्टेलरी नॉवेल, इट मीन्स द नॉवेल इन लेटर फॉर्म। द नॉवेल इन लेटर फॉर्म। द नॉवेल इन लेटर फॉर्म। एपिस्टल जो है लैटिन वर्ड है और उसका मतलब होता है लेटर। मतलब नॉवेल इन लेटर फॉर्म मतलब पत्र व्यवहार के माध्यम से एक लेटर यहाँ से वहां भेजा गया, दूसरा आया, उस शैली को, पत्र व्यवहार वाली शैली में जो नावल लिखा गया। उसके बाद जो है हमें जो ध्यान में और रखना है, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस समय जो नावल आया, खास करके इस सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में, उस नावल को दो हिस्सों में बांटा गया। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। The novel was divided into two parts: novel of incident and novel of character. Novel of incident and novel of character. 18वीं शताब्दी में जब नावल आया तो उस नावल में आपको परफेक्शन नजर आएगा। और उस समय के जो नावल थे उसके आधार पर उनको दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्से को कहा जाता है कि नावल ऑफ इंसिडेंट और दूसरे हिस्से को कहा जाता है नावल ऑफ कैरेक्टर। जो नावल ऑफ इंसिडेंट रहा है उसमें क्या होता था, उसमें घटना प्रधान होती थी। मतलब इंसिडेंट ओरिएंटेड नावल अगर कहा जाए, उसमें घटना, कोई महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो। नावल ऑफ कैरेक्टर में कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे जो पामेला लिखा गया, जो जोसेफ एंड्रयूज लिखा गया, ये सब के सब नावल ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि वो कैरेक्टर के ही नेम पर, उसमें पामेला का कैरेक्टर, जोसेफ एंड्रयूज का कैरेक्टर, वो सारे के सारे कैरेक्टर का मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो नावल ऑफ इंसिडेंट एंड नावल ऑफ कैरेक्टर, यू फाइंड दीज थिंग, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रहा है। तो ये फोर बीस ऑफ द नॉवेल के समय हमें देखने को मिलता है। बाकी जितना भी रहे हैं, जैसे लॉरेंस स्टन है, टोबियस स्मॉलेट है, इन्होंने भी अपना जो भी लिखा, ट्रिस्टम शैंडी रहा है, या और जो कुछ भी आता है जिसको बातें बातें होंगी। तो कुल मिला करके कि अगर आप नावल की बात करेंगे तो हमें ये सारे पॉइंट ध्यान में रखते हैं। मैं फिर से उसको बता दे रहा हूँ कि एक तो ये चार नाम फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में, वो चार नाम कौन कौन से? सैमुअल रिचर्डसन, दूसरा नाम हेनरी फील्डिंग, तीसरा नाम टोबियस स्मॉलेट, चौथा नाम लॉरेंस ईस्टन। नोट करके मैंने लिखवाया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनरी फील्डिंग इज नोन एज
फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ही कॉल्ड हिज नॉवेल कॉमिक एपिक इन प्रोज, उन्होंने अपने नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है। खासकर जोसेफ एंड्रयूज के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है। ही रोड जोसेफ एंड्रयूज, उन्होंने जोसेफ एंड्रयूज लिखा। और यह जो जोसेफ एंड्रयूज है, यह क्या है, पैरोडी ऑफ पामेला है, जो पामेला का पैरोडी है। और पामेला किसने लिखा हुआ था? सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा हुआ था। सैमुअल रिचर्डसन रोट एपिस्टेलरी नावल, जो सैमुअल रिचर्डसन है उन्होंने एपिस्टेलरी नावल लिखा। एपिस्टेलरी नावल अ टाइप ऑफ नावल रिटन इन लेटर फॉर्म, इट मीन्स द नावल इन लेटर फॉर्म, जो नावल लेटर फॉर्म में लिखा गया। उसके बाद मैंने बताया कि नावल को इस तरह के दो हिस्सों में, नावल ऑफ इंसिडेंट और नावल ऑफ कैरेक्टर में बांटा जाता है। तो नावल ऑफ इंसिडेंट जो था वो घटना प्रधान था, नावल ऑफ कैरेक्टर जो कैरेक्टर ओरिएंटेड था, और यहीं से साइकोलॉजिकल नावल का भी जन्म होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दैट इज द 19th पॉइंट या 18th पॉइंट। इसी एज में हमें एक और चीज देखने को मिलता है, वह क्या था, प्री रोमांटिक पोएट्स। जैसे हमने अभी नॉवेल पर डिस्कस किया है, ऐसे ही आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, वह कौन सा है, प्री रोमांटिक पोएट्स। प्री रोमांटिक पोएट्स। अब जब आप प्री रोमांटिक पोएट्स की बात करते हैं, तो प्री रोमांटिक पोएट्स में कौन कौन लोग आते हैं, इसके बारे में आपको आगे मैं बता रहा हूँ। अ ग्रुप ऑफ पोएट्स, अ ग्रुप ऑफ पोएट्स कोलन करके जेम्स टॉमसन, एक बड़ा नाम है, जो सबसे पहले सबसे फेमस पोएट्स रहे, जेम्स टॉमसन, THOMSON। दूसरा है टॉमस ग्रे। तीसरे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। चौथे हैं विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस, COLLINS। ये प्री रोमांटिक पोएट्स थे, और प्री रोमांटिक पोएट्स की खासियत ये थी कि उन्होंने क्लासिकल जो लिटरेचर, सॉरी, जो पोइट्री ऑगस्टन एज की थी, उसके खिलाफ उन्होंने लिखा, उसके खिलाफ उन्होंने लिखा। यह एक खासियत है। जो प्री रोमांटिक पोएट्स जो है वे क्या है, नोट करके मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जो बहुत ही फेमस है। सबसे पहला पॉइंट की, दे रोट अगेंस्ट नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। दे रोट अगेंस्ट नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। दे रोट अगेंस्ट नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। सेकेंड पॉइंट, दे composed short poems about natural objects, natural objects, especially its external beauty,
especially its external beauty. Next, they disregarded human nature. जो ह्यूमन नेचर पे इतना ज्यादा जोर दिया गया था किसके समय में, अलेक्जेंडर पोप के समय में, उसको डिसरिगार्ड किया गया। दे डिसरिगार्डेड ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर को कोई महत्व नहीं दिया गया। यह एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज जो है, जो थोड़ा सा फेमस रही है या जिसे हमें जानना चाहिए, एक और चीज इनकी कविता में है कि वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड कंट्री साइड ब्यूटी। कंट्री साइड ब्यूटी, यह एक नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो पोयम रही है उसमें कंट्री साइड ब्यूटी देखने को मिलता है। इसके जो पोएट थे जेम्स थॉमसन, पहले फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट जेम्स थॉमसन was first pre-romantic poet. He wrote The Season, कलेक्शन ऑफ पोयम है। 1726 उन्होंने लिखना शुरू किया, 1730 में जाके कंप्लीट होती है द सीजन। दिस इज व्हाट, दिस इज 1726, 1726। 1726 ये चीज उन्होंने किया था कि उन्होंने 1726 से लिखना शुरू किया, 1730 में जाके कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा जो और भी लोग हैं जैसे टॉमस ग्रे को अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं छठा पॉइंट बात करूं, टॉमस ग्रे कंपोज्ड एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बहुत बार बात हुई है, उस पर अब कोई बात नहीं होगी, कल भी अभी बात हुई थी। टॉमस ग्रेस एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, विलियम कॉलिंस का कौन सा पोयम है, विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, ओलिवर गोल्डस्मिथ का डेजर्टेड विलेज। डेजर्टेड विलेज। दीज आर द पॉइंट। और इस एज की एक और खासियत थी जिसे हम 19 पॉइंट में रखेंगे। इस एज के जो ये मेन पॉइंट चल रहा था 19 पॉइंट में, आप देखेंगे कि एक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट वाज द करेक्टनेस। 20 पॉइंट, स्ट्रिक्ट लिटरेरी नॉर्म्स। लिटरेरी नॉर्म्स। एक एक 20 पॉइंट्स आपको जो है समझिए कि वो करना है। मैं फिर से बैक चल रहा हूं और मैं आपको एक एक पॉइंट फिर से समझाते हुए आ रहा हूं कि मैंने क्या क्या बताया। यहां तक तो 4 ऑफ द नावल हो चुका था। पॉइंट नंबर 18 से देखिए, मैंने आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दो चीजों को ज्यादातर डिस्कस किया है।
एक तो ऑगस्टन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी और उस ऑगस्टन एज में क्या नया चीज हुआ था, तो उस नई चीज में फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल डिटेल में डिस्कस हुआ। और दूसरा चीज प्री रोमांटिक पोएट्स जो उसी समय आते हैं। फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल आपको बताया जा चुका है। प्री रोमांटिक पोएट्स में जो बातें करनी है, इसमें कौन कौन लोग हैं? जेम्स टॉमसन, ये पहले प्री रोमांटिक पोएट है। दूसरे हैं थॉमस ग्रे, तीसरे हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ, चौथे हैं विलियम कॉलिंस। नोट करके जो क्वेश्चन इससे आता है, उन्होंने किसके खिलाफ लिखा? नियो क्लासिकल। जिस एज में वो रह रहे थे उस एज को नियो क्लासिकल या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप या जो है आपका ऑगस्टन एज या कह सकते हैं सूडो क्लासिसिज्म, तमाम नामों से जाना जाता है। तो उस समय जो पोइट्री लिखने का तरीका था उन्होंने उसके खिलाफ लिखा। क्यों? जो पोइट्री अलेक्जेंडर पोप ने और उनके फॉलोअर्स ने लिखा है, उस पोइट्री में ह्यूमन नेचर के बारे में बात की गई, नेचर के बारे में नहीं बात की गई है। उस पोइट्री में हीरोइक कपलेट आइडियल मीटर रहा है। उस पोइट्री में स्ट्रिक्ट नॉर्म्स था कि आपको इस तरीके को फॉलो करना है, यू कांट गो अगेंस्ट दीज थिंग। लेकिन होता क्या है कि जब जेम्स टॉमसन आते हैं, तो जेम्स टॉमसन और उनकी टीम ने क्या किया? उनके खिलाफ लिखा। और क्या लिखा? दे कंपोज्ड शॉर्ट पोएम्स अबाउट नेचुरल ऑब्जेक्ट। उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में नहीं लिखा, मानव स्वभाव नहीं बताया, बल्कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने बात किया। ट्रीज के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स के बारे में, कंट्री साइड ब्यूटी के बारे में, विलेज एरिया के बारे में, उसके बारे में उन्होंने जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है स्पेशली। और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट उन्होंने लिखा उसमें भी उसका एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। अगर वो नदी के किनारे गए हैं तो नदी के किनारे की जो ब्यूटी है वो कैसे नजर आती है, और उसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि यह मैन क्रिएटेड नहीं बल्कि क्या है? गॉड क्रिएटेड है। तो उस एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो दे रोट अबाउट नॉट ह्यूमन नेचर बट दे रोट अबाउट नेचुरल ऑब्जेक्ट स्पेशली एक्सटर्नल ब्यूटी। इसका नेचुरल ऑब्जेक्ट का जो एक्सटर्नल ब्यूटी रहा है, मतलब दार्शनिक पक्ष नहीं था, उन्होंने खुली आंखों से जो कुछ भी देखा उन्होंने वही उसको बताया। यहाँ पे फिलोसफिकल ब्यूटी नेचर की नहीं है। वर्ड्सवर्थ में फिलोसफिकल ब्यूटी, रोमांटिक में फिलोसफिकल ब्यूटी नजर आएगी, लेकिन हम वो चीज नहीं पाते। दूसरा चीज, दे डिसरिगार्डेड ह्यूमन नेचर, उन्होंने ह्यूमन नेचर को कोई महत्व नहीं